साथियों, अब हम बात करेंगे, हमारी बहन जी का भाषण आप लोगों ने सुना हो। बहन जी जहां भी जा रही हैं वो कह रही हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गई, उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए। वो बुंदेलखंड जाती हैं, वहां कहती हैं कि बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए। वो पूर्वांचल के जौनपुर में आती हैं और वहां कहती हैं कि यहाँ पर भी एक राज्य बनना चाहिए। देखिए, मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये एक समझने वाली बात है, और अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को भी समझ लेंगे, और आप ये समझ लेंगे कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी इस देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजनीति करती है। बहन जी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की बात कर रही है। क्यों कर रही है? जैसा कि मेरा परिचय दिया गया था कि मैं पूर्वांचल सेना संगठन का अध्यक्ष हूं। हमारे संगठन का नाम पूर्वांचल सेना है, लेकिन हम लोग बसपा के लिए काम करते हैं, बसपा का प्रचार प्रसार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो हमारी आवाज को समझती है, और हमारी आवाज क्या है कि पूर्वांचल अलग राज्य बनना चाहिए। अब अलग राज्य बनने से क्या फायदा होगा? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई बड़ा प्रदेश होगा तो बड़ा नाम होगा, कि हम देश में सबसे बड़े प्रदेश से हैं। साथियों, प्रदेश बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रदेश में रहने वाले लोगों की स्थिति बड़ी होनी चाहिए। आपको बता दें कि जब पूर्वांचल राज्य की बात होती है और बहन जी कह रही हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो पूर्वांचल राज्य बनाएंगे, तो पूर्वांचल राज्य का मतलब केवल उत्तर प्रदेश में से निकाल करके कोई एक अलग राज्य बना देना नहीं है, बल्कि आप सोचिए, आज उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़। कितनी है? 24 करोड़, और एक मुख्यमंत्री है। अगर आप 24 करोड़ की आबादी में कह दीजिए कि एक मुख्यमंत्री इस 24 करोड़ की आबादी की समस्या का समाधान कर सकता है, तो क्या ये संभव है? आप बताइए, क्या 24 करोड़ की आबादी को एक मुख्यमंत्री संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता है। और यही कारण है कि ये देश भ्रष्टाचार में डूब गया है, ये प्रदेश भ्रष्टाचार में डूब गया है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर केवल वही सड़कें बनवाई जा रही हैं जो योगी आदित्यनाथ के डिग्री कॉलेज तक जाती हैं। उत्तर प्रदेश में वही सड़कें बनवाई जा रही हैं जहां भाजपा के सांसदों और विधायकों ने जमीनें खरीद करके प्लाटिंग कर ली है। उत्तर प्रदेश में केवल वहीं पर विकास किया जाता है जहां पर इनका इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी अब बता दीजिए कहां घूसखोरी नहीं हो रही है? थाने में घूस लिया जा रहा है कि नहीं? तहसील में घूस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिना घूस के कोई काम हो रहा है? दूसरी बात आप बता दीजिए, क्या आपको न्याय मिल रहा है? आज हमारे उत्तर प्रदेश के थानों की स्थिति यह है कि पैसा फेंक करके थाने में कुछ भी करा लीजिए, ये हाल है। और एक बहन जी का शासन था कि एक पत्ता भी नहीं हिलता था, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर था। पूरी दुनिया के लोगों ने कहा कि बहन जी के जैसा कोई शासन नहीं चला सकता है। और आपको बता दें, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश की आबादी आज 24 करोड़ है, और 24 करोड़ की आबादी को एक मुख्यमंत्री ठीक ढंग से नहीं चला सकता है। और इसीलिए बहन जी ने कहा कि अगर आप ठीक ढंग से सरकार नहीं चलेगी, ठीक ढंग से कानून लागू नहीं होगा, तो हमारे लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? आज हमारे एक व्यक्ति को कोई सरकारी योजना आ रही है, चाहे कोई भी सरकारी योजना हो, अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा तो हमारा व्यक्ति कागज पत्र लेकर के सभासद के पास जाएगा, सभासद ठप्पा मुहर मार देगा तो कचहरी में जाएगा, कचहरी में नहीं सुनवाई होगी तो IGRS करेगा, IGRS करेगा तो लखनऊ के पोर्टल पर वो चला जाएगा, और लखनऊ के पोर्टल पर जब आप IGRS करेंगे, ऑनलाइन शिकायत करेंगे, तो आप अकेले नहीं, 24 करोड़ की आबादी है। हर दिन वहां पर 10 से 15 लाख शिकायत पहुंच रही है। आप बताइए कि 10 से 15 लाख शिकायत जो आप मुख्यमंत्री के नाम से भेज रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारा जमीन कब्जा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी हमारा पेंशन नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री जी हमको ये तकलीफ है, क्या उसका समाधान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 24 करोड़ की आबादी के लिए एक मुख्यमंत्री काफी नहीं है। और ये बात बहन जी समझती हैं, इसी नाते बहन जी कह रही हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश में
4 नए राज्य का निर्माण करेंगे, 4 नए राज्य बनेंगे तो 4 मुख्यमंत्री होंगे, 4 मुख्यमंत्री होंगे तो 4 तो हाई कोर्ट होगा। अब 4 हाई कोर्ट होगा तो क्या होगा? अरे भाई, जो मुकदमा 20 साल में 30 साल में फैसला हो रहा है, वो मुकदमा 2 साल में 3 साल में फैसला हो जाएगा। अभी हमारे पास एक तो हाई कोर्ट है ना, आप बताइए, एक ही हाई कोर्ट है, एक ही लोक सेवा आयोग है, एक ही मुख्यमंत्री है, एक ही तो पीजीआई है, एक ही पीजीआई है ना हमारे पास। अरे कोई दुर्घटना होती है, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर कर दिया जाता है एम्स में ट्रांसफर होता है? नहीं होता है। एम्स में डॉक्टरवा नहीं बैठाए, एम्स में डॉक्टर इसलिए नहीं बैठाए हैं क्योंकि एम्स में डॉक्टर बैठा देंगे तो योगी जी का अस्पताल कैसे चलेगा, योगी जी के अस्पताल की कमाई कैसे होगी, और योगी जी के जो चट्टे बट्टे अपना अस्पताल चला रहे हैं उनकी कमाई कैसे होगी? भाई, एक एम्स दिल्ली में है, एक एम्स गोरखपुर में है, जो सुविधा दिल्ली के एम्स में है वो गोरखपुर के एम्स में क्यों नहीं मिल सकती है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए आप, क्यों नहीं मिल रहा है? आज हमारे लोगों को दुर्घटना हो जाती है तो हमको जाना पड़ता है पीजीआई। अब पीजीआई यहाँ से कितना दूर है? 280 किलोमीटर, महाराजगंज से 320 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर है। आप बताइए, यहाँ बैठे लोग कितने लोगों के घर में 50,000 1 लाख रुपया रखा हुआ है कि उनके घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो तुरंत एम्बुलेंस में ला करके लखनऊ पहुंच जाइए। बताइए, है किसी के पास? है किसी के पास? नहीं है। ये दर्द बहन जी समझती है कि अगर 4 राज्य बनेगा तो 4 पीजीआई बनेगा, तो लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात बहन जी समझती हैं कि जेलों में जो 93% हमारे लोग दलित और मुस्लिम सड़ रहे हैं, क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि उनके घर वालों के पास पैसा नहीं है। कोई लेबरई करता है, कोई मिस्त्रियाना करता है, कोई टाइल्स लगा रहा है, कोई ईंटा फेंक रहा है, कोई मिट्टी ढो रहा है। इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हाईकोर्ट में जा करके वकील का फीस भरे, इतना पैसा नहीं लोगों के पास। इसलिए बहन जी चाहती हैं कि 4 राज्य बने और 4 हाई कोर्ट बने, ताकि हमारे लोगों को हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए इलाहाबाद 300 किलोमीटर दूर न जाना पड़े, यहीं पर उनको सारी सुविधा, यहीं पर उनकी व्यवस्था मिल जाए। ये राजनीति बसपा करती है। बसपा आम आदमी की पार्टी है, एकदम जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, उस पर बसपा राजनीति करती है। बसपा कभी नहीं कहेगी कि हम मंदिर बनवाएंगे, बसपा कभी नहीं कहेगी कि हम मस्जिद बनवाएंगे। बसपा क्या कहती है कि संविधान के हिसाब से धर्म की स्वतंत्रता सबको है, सबको पूजा पाठ इबादत करने का अधिकार है, सबको नमाज पढ़ने का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, सब लोग पढ़े। मोदी जी कह रहा है कि हम मंदिर बनवाए हैं, मंदिर बनवाएंगे। अभी अयोध्या में मंदिर बनवाए हैं, फिर मथुरा में बनवाएंगे, फिर काशी विश्वनाथ में बनवाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे, यहाँ बनवाएंगे, वहां बनवाएंगे। इंडिया अलायंस का केजरीवाल कह रहा है हम की जगह जगह कीर्तन करवाएंगे। बहन जी क्या कह रही है? बहन जी कह रही है हम तुम्हारे लिए स्कूल बनवाएंगे, हम तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएंगे, हम कॉलेज बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। आप बताइए, अगर आपके पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, मंदिर मस्जिद तो आप कभी भी जा सकते हैं, कोई आपको रोक सकता है? बोलिए, कोई रोक सकता है? और अगर मंदिर मस्जिद जाने से कोई हमको रोक लेगा तो हमको कोई अपने घर में पूजा पाठ करने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। लेकिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं रहेगा तो मंदिर में पढ़ाई हो पाएगी? मस्जिद में इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो साथियों, इनकी राजनीति को समझिए। ये हमको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लड़ा करके, उलझा करके रखना चाहते हैं। आज ये बात कर रहे हैं गरीबी की, आज ये बात कर रहे हैं महंगाई की, आज ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। अच्छा, आज आपको याद आ रहा है, इसके पहले याद नहीं आ रहा था। आप हमको बताइए, आज ये जो देश में चल रहा है, जितनी योजनाएं हैं, सारी बसपा के शासन में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास बहन जी के समय में हो गया था। 2010 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास बहन जी ने कर दिया। अखिलेश यादव की सरकार आई,
नहीं बनवा पाई। बहन जी का शिलान्यास किया हुआ, योगी जी की सरकार आई, वो भी अभी तक नहीं बनवा पाए। और बहन जी ने सबसे पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया जिस पर फाइटर प्लेन उतरा। और इन मीडिया वालों की बेईमानी देखिए, इसमें अगर युवा साथी बैठे होंगे तो वो यही जानते होंगे कि ताज एक्सप्रेसवे जब बना उसी एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतर सकता था, ऐसा प्रचारित किया गया। लेकिन उससे 7 साल पहले बहन जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया जिस पर फाइटर प्लेन पहले बार उतरा पूरे देश में, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखाया। यहाँ पर दलितों की संख्या है। मैं आपको बता दूं साथियों, दलित समाज डीह की जमीन पर रहता है, बंजर जमीन पर रहता है, उतरावा जमीन पर रहता है, उसर जमीन पर रहता है, या जमींदारों के दिए गए रहमो करम पर टुकड़ों में जो जमीन दे दिया गया उस पर रहता है। आज भी शहर में और देहात में रहने वाले दलितों से पूछ लीजिए, 99% लोगों के पास उनके जमीन का खतौनी नहीं होगा। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं? नहीं होगा। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कभी जमीन पर रहने का अधिकार था ही नहीं। आपको अधिकार मिला बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लागू होने के बाद। और जब बहन जी का शासन आया, बहन जी जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा जो दलित जिस जमीन पर रह रहा है उस जमीन को उस दलित के नाम से पट्टा कर दिया जाए। इस शहर में जितने भी दलितों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक मिला है, हाउस टैक्स आ रहा है या खतौनी और इंतखाब आ रहा है, वो बसपा की देन है। आप लोग जा करके अपना खतौनी फिर से चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं यहां मंच पर खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मेरे पास 3 करोड़ की जमीन बेतियाता में है और वो बसपा के शासन में हमको मिला। उस जमीन पर हमारे पुश्त दर पुश्त निवास करते चले आ रहे थे, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं था। बहन जी कानून लेकर के आई, जो दलित जिस जमीन पर रह रहा है वो जमीन उसके नाम से कर दिया जाए। बताइए ऐसी किसी सरकार ने किया है क्या? ऐसा किसी सरकार ने किया है? नहीं किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मालूम है, प्रधानमंत्री आवास योजना आप बनवा लीजिएगा, अपने जमीन से हक अधिकार खो दीजिएगा, गायब हो जाइएगा। है कि हमारे बीच हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई जावेद सिमनानी आज आ रहे हैं, जल्दी पहुंचने वाले हैं और संक्षेप में हमको बात खत्म करना है। तो साथियों मैं कहना चाहता हूं कि हमको इनकी साजिशों को समझना होगा। आज देखिए जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारी माताएं ध्यान से सुनेंगी, हमारी बहनें ध्यान से सुनेंगी, क्योंकि हमारे भाई और हमारे चाचा, हमारे जो युवा लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, लेकिन माताएं बहनें नहीं समझती हैं। आपको जो भी चीज सरकार दे रही है वो सरकार इसलिए नहीं दे रही है कि सरकार कोई खैरात बांट रही है। सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि संविधान में आपको अधिकार दिया गया है, क्योंकि आप लोग टैक्स देते हैं और उसी टैक्स के पैसे से सरकारी खजाना बनता है और उसी सरकारी खजाने से आपको चाहे राशन मिले, चाहे कंबल मिले, चाहे पेंशन मिले, वो आप ही का पैसा आप ही को घुमा फिरा करके दिया जाता है। इसमें सरकारों का कोई रहमो करम नहीं है। और हम अपनी माताओं से बहनों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों में से कितने लोग टैक्स देते हैं सरकार को? बताइए। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करते हैं। आप लोग में से बताइए कोई टैक्स देता है? हाँ, नहीं देती हैं। सब लोग टैक्स देते हैं। पूछिए कैसे? अगर आप 1 रुपए का माचिस भी खरीदती है, लिपस्टिक भी खरीदती है, साड़ी भी खरीदती है, कुछ भी खरीदिए, आटा तेल चावल गेहूं पेट्रोल कुछ भी खरीदिए, अगर आप माचिस खरीदिएगा तो माचिस पर दाम पढ़िएगा और दाम लिखा रहता है MRP 1 रुपीज इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि माचिस का दाम 1 रुपया है और वो 1 रुपया सभी प्रकार का टैक्स जोड़ करके है।
यानी उस माचिस का दाम 1 रुपया नहीं होता है, उस माचिस का दाम 25 पैसा होता है, और उसमें जो 75 पैसा रहता है वो टैक्स रहता है। वो टैक्स आप देती है कि नहीं देती है बताइए? उसी टैक्स से सरकारी खजाना बनता है, और उसी सरकारी खजाने में से थोड़ा सा आपको दे दिया गया तो सरकार कोई एहसान कर रही है? बताइए, एहसान कर रही है? अरे भाई, सरकार जितना दे रही है उससे ज्यादा महंगाई बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही? बताइए। 5 किलो राशन दे रही है तो 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज इंटरनेशनल मार्केट में 35 रुपया लीटर पेट्रोल है, हमको 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो इन पूंजीवादी तानाशाही सरकारों को उखाड़ फेंकने का समय है, और हमको अपनी पार्टी जो हमारा दुख दर्द समझती है, उस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत बनाना है। एक एक वोट की गिनती होती है, और उसी एक एक वोट की गिनती के बाद से आपकी औकात नापी जाती है। चाहे दूसरी पार्टियों को भी उठा लीजिए, वहां पर भी जितने मुस्लिम और दलित नेता हैं, उनकी औकात बहुजन समाज को मिले वोटों से होती है। जितना बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलता है, उसी के औकात से पूरे देश में हमारी औकात नापी जाती है। तो आप लोगों को हाथी चुनाव चिन्ह नहीं भूलना है। और अंतिम बात कहना चाहेंगे कि हमारे जावेद सिमनानी भाई एक जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीन से उठ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं बहन जी को, बसपा नेतृत्व को, हमारे कोऑर्डिनेटरों को और बहुजन समाज पार्टी के जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके दम पर, जिनकी बदौलत एक कर्मठ और एक जुझारू व्यक्ति को, एक जमीन से जुड़े नेता को, भाई जावेद सिमनानी को गोरखपुर लोकसभा का टिकट मिला है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करके लोकसभा में भेजें, गोरखपुर की आवाज को मजबूत करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद।